तो अगर सरकार की खजाने की बात करें ना, तो सरकार के 3 तरह के खजाने हैं, ध्यान सुनो मेरी बात। संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। कंटिजेंसी फंड, संचित निधि माने कॉन्सोलिडेटेड फंड, और आकस्मिक निधि माने कंटिजेंसी फंड, और लोक लेखा माने पब्लिक अकाउंट या पब्लिक अकाउंट फंड। 3 तरह के खजाने सरकार के। तो इसमें अब आपसे एक चीज़ पूछेगा, कौन सा खजाना किस आर्टिकल में है। संचित निधि आर्टिकल 266(1), आकस्मिक निधि 267 और लोक लेखा 266(2). ठीक है। अब ये देखो ना, संचित निधि का मतलब क्या है। देखो, सरकार को जितनी भी इनकम होती है, सरकार को जितनी भी इनकम होती है टैक्सेस से, फीस से, है ना, इसके अलावा सरकार जो लोन लेती है, सरकार लोन भी लेती है। इसे ना इनकम की जगह उसने लिखा है सरकार को होने वाली समस्त प्राप्तियाँ। समझ रहे हैं ना, सरकार को होने वाली समस्त प्राप्तियाँ। अब इसको भूल जाओगे, मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, है ना, आप मेरी तरफ ध्यान दो। सरकार को होने वाली समस्त प्राप्तियाँ। अब प्राप्तियाँ जो हैं वो टैक्स से भी इनकम होती है सरकार को। सरकार की इनकम नॉन टैक्स भी होती है, गैर कराए भी होती है। इसके अलावा सरकार लोन भी लेती है, और सरकार ने जो लोन दे रखे हैं उस पर ब्याज भी मिलता है, या लोन का समय हो गया तो कोई भला आदमी हुआ तो लोन जमा भी कर देता है ना। तो सरकार को जितनी भी इनकम होती है या सरकार की जितनी भी प्राप्तियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर, मैं बोल रहा हूँ, देखो सभी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सभी नहीं, ज़्यादातर जो जमा होती हैं संचित निधि में जमा होती हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड। एक्चुअली यही राजकोष है, जिसे हम कहते हैं ना राजकोष या सरकारी खजाना, वही है। अब इसमें ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राजकोष जैसा वर्ड नहीं आया, उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो संचित निधि या कॉन्सोलिडेटेड फंड का नाम इस्तेमाल किया गया है। ओके, सरकारी खजाना या राजकोष मीन्स संचित निधि। अब आपसे पूछेगा भाई किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 261 में है। इसमें एक लाइन लिखी गई है कि संचित निधि में से जो भी खर्च होने हैं और संचित निधि में जो भी इनकम जमा होनी है या जो भी प्राप्तियां जमा होनी हैं, वो संसद के कानून के बिना नहीं होंगी, या विधायी स्वीकृति के बिना नहीं होंगी, या पार्लियामेंट्री जो है कि रिकमेंडेशन के बिना नहीं होंगी। समझ गए? यानी कि संसद की मंजूरी के बिना ना तो इसमें कोई इनकम जमा होगी और ना इसमें से कोई खर्च किया जाएगा। आम भाषा में सिंपल सी बात है कि सरकार का खजाना। अच्छा, ये खजाना सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की संचित निधि अलग है और स्टेट गवर्नमेंट की जो संचित निधि है वो अलग है। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की संचित निधि में साहब से खर्च करना है तो आपने पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी है। स्टेट की संचित निधि में खर्च करना है तो आपसे यह जो असेंबली या लेजिस्लेशन जो भी है, विधानसभा विधान परिषद जो भी है, उससे आपने मंजूरी लेनी है। ठीक है। अच्छा, आमतौर पर जो हमारा एनुअल बजट होता है ना, जो हमारा बजट होता है, केंद्र का बजट या स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट होता है, तो जो बजट पास होने का जो मतलब है ना, वो यही है कि सरकार को अपने खजाने में से, मीन संचित निधि में से जो है कि पैसा निकालने का राइट मिल गया है, और टैक्स और तमाम तरह के दूसरे साधनों से इसमें पैसा जमा करने का राइट मिल गया। यही बजट है। हालांकि बजट को हम नाम दे देते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। आमतौर पर हम उसको कहते हैं बजट। बजट पास होने का मतलब ये है कि सरकार ने पार्लियामेंट से या स्टेट गवर्नमेंट ने असेंबली से अपनी अलग अलग ज़रूरतों के लिए पैसा मांगा। पार्लियामेंट या असेंबली ने उस पर डिस्कशन किया, कुछ घटाया, कुछ बढ़ाया, कुछ खारिज किया, कुछ मंजूर किया, और फाइनली कहा कि ठीक है भाई, आप इस काम के लिए आप पैसा खजाने से निकालो। इसी को हम कहते हैं बजट पास। ठीक हो गया। अब दो चीज़ें आती हैं। एक शब्द आता है, आपने अक्सर क्वेश्चन देखा होगा कि इसमें से किसके वेतन संचित निधि पर भारित हैं, सुना होगा आपने ना, है ना। तो और इसमें से किसका वेतन संचित निधि में से निकाला जाता है। समझ गया। अल्टीमेटली अगर कोई एक क्लर्क भी है, तो उसकी जो सैलरी आ रही है वो भी इसी खजाने में से आ रही है, लेकिन अब जो क्लर्क है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट का क्लर्क है। जैसे मान लो कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर है ना, तो वो किसका कर्मचारी हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट या शिक्षा विभाग का कर्मचारी हुआ। तो हर टीचर के लिए अब उस प्राइमरी स्कूल में एक प्राइमरी टीचर भी है, तो एक खंड शिक्षा अधिकारी भी है, जिला शिक्षा अधिकारी भी, निदेशक भी है, सारे लोग हैं ना। मंत्री के अलावा सारे लोग हैं। मंत्री की सैलरी अलग से आती है सर, उसकी जो सैलरी या वेतन भत्ते जो होंगे जो भी, वो विधानसभा तय करती है। ठीक है ना। अब इस डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी, इसमें सबसे छोटा कर्मचारी कौन हुआ, टीचर, है ना, और सबसे बड़ा कर्मचारी कौन हुआ इसमें, सचिव और डायरेक्टर। तो इन सभी की जो सैलरी साल में एक बार ही वो मंजूर हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बजट। समझ गए आप, एक बार। ओके, ठीक है। तो अब आपसे अक्सर सवाल पूछता है कि इनमें से
किसकी सैलरी संचित निधि में से दी जाती है। और एक सवाल हो रहा है कि इनमें से किसकी सैलरी संचित निधि पर भारित है। हिंदी में एक शब्द आता है भारित, इंग्लिश में उसको कहते हैं चार्ज अपॉन। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि भारित क्या होता है और चार्ज अपॉन क्या होता है। ठीक, अब एक सिंपल सा सवाल आएगा कि जो केंद्र की संचित निधि है उसमें से किस किस की सैलरी निकलती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन राष्ट्रपति भी था, उपराष्ट्रपति भी था, है ना, लोकसभा अध्यक्ष भी था, और एक आध ऑप्शन कोई और भी था। तो हमारे शुरुआती समय थे इमरान जी तैयारी के, तो हमने उसमें जो है कि नहीं, उपराष्ट्रपति ना होकर के राज्यसभा का सभापति एक ऑप्शन था, तो हम उसी को गलत माना है कि साहब राज्यसभा के सभापति की सैलरी संचित निधि में से, केंद्र की संचित निधि में से नहीं निकलती है। फिर जब पता चला नहीं यार ये तो तुम्हारा आंसर गलत हो गया, फिर ढूंढा तो पता चला अरे यार ऐसा है, सैलरी जो निकलती है भारत के उपराष्ट्रपति की, वो उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं निकलती है। आप लोग क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं ऐसी जो है कि एक मशीन की तरह बोलता रहूँगा। आपने जहाँ कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसकी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को लिखाऊंगा नहीं, मैं यूट्यूब पर डाल के आपको भेज दूँगा, लिखते रहना, ठीक है ना। थोड़ा सा समय बच जाएगा, टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे लिखने की कोई गुंजाइश है नहीं, फ़ोटो मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है। तो सवाल आता है कि संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि में से किस किस की सैलरी दी जाती है, राष्ट्रपति की और राज्यसभा के सभापति की। राज्यसभा का सभापति कौन हुआ, भारत का उपराष्ट्रपति। लेकिन वहाँ से जो सैलरी निकल रही है ना भारत के उपराष्ट्रपति की, वो उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं निकल रही है, किसके नाम से निकल रही है, राज्यसभा के सभापति के नाम, ये ध्यान रखना है ना। ओके, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसके नाम से, राज्यसभा के सभापति के नाम से। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनकी सैलरी और उनकी पेंशन, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनकी वेतन और पेंशन। हाई कोर्ट के जजों की पेंशन, यहाँ पर वेतन क्यों नहीं लिखा, तो सुन, छोड़ो उसको, मैं बोल रहा हूँ उसको, हाँ उस अभी छोड़ दो। हाई कोर्ट के जज हैं तो उसके लिए मैंने केवल पेंशन लिखा, वेतन क्यों नहीं लिखा। हाई कोर्ट का जज जिस स्टेट के हाई कोर्ट में काम करेगा, समझ रहे हैं साहब, वो उसी स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड या उसी स्टेट की संचित निधि में से सैलरी लेगा। जैसे उत्तराखंड में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में 10 या 11 जज जितने भी हैं उनकी जो सैलरी निकलेगी उत्तराखंड के खजाने से निकलेगी या उत्तराखंड की संचित निधि में से निकलेगी। बट अब जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इन्हें जो पेंशन या और जो सर्विस बेनिफिट्स मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने से निकलेंगे या केंद्र की संचित निधि में से निकलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट के जज जो है ना, आज सिक्किम में, कल उत्तराखंड में, परसों दिल्ली में और तरसों केरल में या यूपी में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी इनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट में ये काम करेंगे। अब चूंकि अलग अलग हाई कोर्ट्स में काम करते हैं इसलिए ये डील हुई है साहब कि इनकी जो सैलरी है, मंथली सैलरी, वो तो उसी हाई कोर्ट से निकलेगी जिसमें ये काम कर रहे हैं, जिसमें सेवाएं दे रहे हैं, और इनकी जो पेंशन और जो आफ्टर रिटायरमेंट जो भी बेनिफिट्स हैं वो निकलेंगे केंद्र की संचित निधि में से, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो कैग है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ना केवल उसकी सैलरी बल्कि उसके ऑफिस की भी, समझ रहे ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या खुद का सैलरी, खुद का वेतन और पेंशन, बल्कि उसके जो ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं उन सब का, उसके ऑफिस में जितने भी खर्चे हैं वो सब किससे निकलेंगे, केंद्र की संचित निधि से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके जो चेयरमैन हैं, जो मेंबर हैं, उन सभी के सैलरी और पेंशन, साथ ही साथ इनके ऑफिस में जो भी खर्च होते हैं उन सभी की सैलरी या जो भी खर्चे हैं, मेंटेनेंस वगैरह, वो सारे के सारे कहाँ से निकलेंगे, केंद्र की संचित निधि से। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जितने मेंबर हैं वो, उनके ऑफिस के खर्च, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनके ऑफिस के खर्च, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनके ऑफिस के खर्च। अब एक बात यहाँ पर आपने नोट करी होगी कि मैंने इसमें राज्यसभा के उपसभापति का नाम नहीं लिया, वो मैं भूल गया, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति मैंने इसमें लिखा नहीं है, जो पेज मैंने आपको भेजा, आप लोग भी ध्यान कर लेना अगर सुन रहे हो तो। अच्छा, अगर सुन रहे हो अभी तक और इस तरह की वीडियो में जिसमें मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, केवल बच्चों से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमें हौसला मिलेगा। तो कहाँ थे हम, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों का। अच्छा, अब ये जो मैंने लिखा है ना कि इनकी सैलरी संचित निधि में से दी जाती है, अरे भैया भारत में केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं सभी की सैलरी संचित निधि में से दी जाती है, तो मैंने केवल इन्हीं का नाम क्यों लिखाया। एक्चुअली इन्हें हम कहते हैं संचित निधि पर भारित, CHARED, चार्ज, नहीं CHARGED,
GED चार्ज, ठीक है ना, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में चार्ज अपोन और हिंदी में संचित निधि पर भारित। अब संचित निधि पर ये इनकी सैलरी या इनकी जो पेंशन है वो भारित हैं, तो सैनी साहब आप बताओ भारित होने का मतलब क्या है। देखो दो वर्ड हैं, एक संचित निधि में से और एक संचित निधि पर भारित। संचित निधि में से और संचित निधि पर भारित, इनका मतलब क्या हुआ? आप मेरा क्वेश्चन समझो, मैंने कहा एक लिखा है कि इनकी जो सैलरी है वो संचित निधि में से दी जाएगी, और एक वर्ड लिखा कि इनकी जो सैलरी है वो संचित निधि पर भारित है। इसका मतलब क्या है? आप बताएं, राबिया, इमरान भैया ना, राबिया तो बता देंगी आई थिंक, तबस्सुम भी बता देंगी, तबस्सुम बताएं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। इमरान भैया जोर से बोलो, यहाँ तक आवाज आए। हाँ वहाँ तक पहुँच रहे हो आप, है ना। तो संचित निधि पर भारित का मतलब, देखो बजट होता है ना, बजट पास हो रहा है, तो बजट में जितने भी आइटम होते हैं सर, जो भी खर्च है बजट में, जितने भी खर्च हैं सब पर डिस्कशन होता है और वोटिंग भी होती है। वोटिंग का मतलब आप संसद उस बजट को पास करने से मना कर सकती है। अगर संसद ने, आपने किसी मद में कुछ पैसा मांगा संसद से और संसद ने उस पैसे को देने से मना कर दिया या उस पर उसको पास करने से मना कर दिया, इसका मतलब यह है कि अब आप खजाने से वो पैसा नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो राष्ट्रपति की सैलरी है, पार्लियामेंट ने कहा नहीं भी हम जो है कि ये सैलरी नहीं देंगे, या पार्लियामेंट ने कहा ये सैलरी हम घटाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा हो गई, है ना। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं कुछ सैलरी ले रहा हूँ, है ना, नहीं मैं कहाँ सैलरी ले रहा हूँ, मान लो सैनी साहब आप सैलरी ले रहे हो, आप एक मान लीजिए एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और आपको 20-22 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो इस समय आप जो हैं कम से कम 1 लाख रुपया सैलरी जो है सरकारी खजाने से ले रहे हैं, ठीक है, पक्का। अब मान लो ये लगे कि यार काम तो 6 घंटे, सैलरी 1 लाख रुपये। अब ये भी तो देखना, अब कुछ लोग कहते हैं ना कि यार देखो 5-6 घंटे काम करते हैं मास्टर, ऐसे बोलते हैं 5-6 घंटे मास्टर काम करते हैं, वो नौकरी तनख्वाह देखो कितनी ले रहे हैं। अरे तो भैया उसने जीवन भी तो खपा दिया उसी में, उसके कारखाने थोड़ी चल रहे हैं, और उसे तजुर्बा हो गया। क्या हो गया? उसे तजुर्बा हो गया है, उसे पता है कि हमें प्राइवेट स्कूल से कैसे मुकाबला करना है, बच्चे अपने यहाँ कैसे खींचने हैं, कैसे उन्हें टिकाना और कैसे बेहतर रिजल्ट रखना है, तजुर्बा है ना उसके पास। अब जो नया लड़का आएगा या तो कोई नई कन्या आएगी, टीचर बन गए, उसे क्या पता, उसे तो ये नहीं पता SIR क्या है, सेंसस क्या है, पत्र व्यवहार रजिस्टर क्या होता है, कुछ नहीं पता उसे, है ना। उसके अंदर क्या है? एनर्जी है। क्या है उसके अंदर? एनर्जी है, जोश है, सीखने की कुछ तमन्ना है। और जो पुराना आदमी है उसके पास क्या है? तजुर्बा है, उसे बता। तो इसलिए वो संस्थान के लिए ज़रूरी है, वो संस्थान की एसेट है, संपत्ति है ना। हाँ, अब जैसे मान लो मैं आपको 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता ना इस फील्ड में क्या करना है ना। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है सर, कोचिंग में आके पढ़ाना ही नहीं होता, कोचिंग एक बिजनेस है। स्टूडेंट नहीं रह गया, स्टूडेंट ग्राहक हो गया है। और ग्राहक क्या होता है? भगवान। क्या होता है? भगवान तो ग्राहक पहले से ही है, लेकिन अब ग्राहक की संतुष्टि सबसे ऊपर है, क्योंकि दूसरी दुकान उसको खींचने को तैयार है। तो अब जो है कि अब 20 साल में क्या है, तजुर्बा पाया कि टिकेगा कैसे। पढ़ा तो मैं लूँगा, लेकिन टिकेगा कैसे, आगे इसका भविष्य संवरेगा कैसे, समझ रहे हैं साहब। इसलिए तजुर्बा जो है वो बहुत ज़रूरी है। ओके, अब प्राइमरी स्कूल के टीचर को ये कह दिया जाए कि नहीं सर अब अगले महीने से आपकी सैलरी घटा दी जाएगी, आधी कर दी जाएगी, तो वो होपलेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर। या उससे ये कह दिया जाएगा कि देखो अगर तुम सही काम नहीं करोगे, है ना, अच्छे से काम नहीं करोगे, हमारी नहीं मानोगे, तो तुम्हारी सैलरी घटा दी जाएगी। तो अब वो क्या करेगा? दबाव में काम करेगा, प्रेशर में काम करेगा। हो सकता है किसी की जी हुजूरी करने लगे, है ना, हो सकता है वो होपलेस हो जाए, सही से काम ना करे, तो उसको सिक्योरिटी दी गई कि तुम्हारी सैलरी कभी भी घटाई नहीं जाएगी, आराम से काम करो, तुम्हें जो भी सर्विस से बेनिफिट मिल रहे हैं उनमें कभी भी कोई नेगेटिव चेंज नहीं किया जाएगा, आराम से काम करो, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या तमाम तरह के जजेस जो मैंने आपको बताए, जिनकी सैलरी और अलाउंसेस, जैसे मैंने कहा संचित निधि पर भारित हैं, संचित निधि पर चार्ज है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि बजट में ये रखे जाएंगे, इन पर डिस्कशन भी होगा। बंद ना, उधर का फैन बंद कराना अगर कोई वहाँ नहीं है तो। इन पर डिस्कशन भी होगा, चर्चा भी होगी, जैसे बजट में दूसरी मदों पर डिस्कशन या चर्चा होती है, लेकिन इन पर वोटिंग नहीं होगी। बस एक लाइन, क्या? इन पर वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग नहीं होने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट इन्हें पास करने से मना नहीं कर सकती। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? ताकि ये लोग अपना काम जो है पूरी स्वतंत्रता से बिना किसी दबाव के करें। समझ गए हो गए हैं?
ठीक है ना। तो अब जो संचित निधि में से जो खर्चे हैं उन पर वोटिंग भी होगी, डिस्कशन भी होगा, है ना, पार्लियामेंट उन्हें पास करने से मना भी कर सकती है। लेकिन जो चार्ज हैं उन पर डिस्कशन तो होगा, बजट के दौरान संसद में चर्चा तो होगी, आप खिंचाई करो कुछ भी करो, लेकिन उन पर कटौती प्रस्ताव नहीं रखे जाएंगे, है ना, कट मोशन या कटौती प्रस्ताव पर नहीं रखे जाएंगे, और पार्लियामेंट उन्हें पास करने से मना नहीं करेगी। क्यों मना नहीं करेगी? क्योंकि उन पर वोटिंग का प्रावधान ही नहीं है, वोटिंग ही नहीं होगी उस पर। ठीक हो गया? तो ये है। अच्छा, अब उसी तरह से राज्य की संचित निधि है, वो भी वही है, राज्य की संचित निधि पर भारित और राज्य की संचित निधि में से, तो में से जितने भी खर्च होने उन पर सब पे वोटिंग होगी और असेंबली मना भी कर सकती है। लेकिन भारित खर्च जो है उन पर आप चर्चा डिस्कशन तो कर सकते हो, लेकिन उन्हें पास करने से मना नहीं कर सकते, उन पर वोटिंग नहीं होगी। तो राज्य की संचित निधि पर भारित कौन कौन से हैं सर? पक्का? हाँ, ठीक है ना साहब। राज्यपाल की सैलरी, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान असेंबली के। अच्छा, आप मान लो उस राज्य में विधान परिषद भी हो तो विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के उपसभापति भी, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष, ठीक है ना, इनकी जो सैलरी और अलाउंसेज हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित। ठीक है। अच्छा, जैसे अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इनके जो है भारित नहीं है, इनके क्या हैं? में से। क्या है इनके? में से। ध्यान रखना, जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आ जाती हैं तो हमको लगता है कि यार ये भी होगा ना, महान न्यायवादी और महाधिवक्ता, इनके जो वेतन भत्ते हैं वो संचित निधि पर भारित नहीं हैं। अच्छा, अब एक सवाल हो रहा है, जैसे राज्य में हैं या केंद्र में हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इनकी सैलरी कौन तय करता है? तो केंद्र में जो मंत्री हैं उनकी सैलरी, उनके जो अलाउंसेज हैं वो समय समय पर संसद कानून बना करके तय करती है, राष्ट्रपति नहीं, संसद समय समय पर कानून बना करके तय करती है। उसी तरह से लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर हैं, जिन्हें हम संसद सदस्य कहते हैं, उनके सैलरी और अलाउंसेज जो हैं वो समय समय पर संसद कानून बना करके तय करती है। सेम स्टेट में अगर हम बात करें तो स्टेट के जो मंत्री हैं और जो MLA या MLC हैं, MLC की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से सैनी साहब, MLC की फुल फॉर्म इंग्लिश में बताओ। इमरान के अलावा कोई बोलो। हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है, जैसे 1956 में क्या हुआ था कि एक ही व्यक्ति को एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है। 1956 में क्या हुआ कि नए राज्य बने, तो अब ये हुआ कि साथ इतने योग्य लोग हो सकता ना मिल रहे हों जिन्हें हम गवर्नर बना सकें, तो ये तय हुआ कि एक आदमी को एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। अब बात है भी इनकी सैलरी क्या होगी। अभी तो गवर्नर की सैलरी फिक्स होती है, इस समय क्या होती है, कितनी होती है पता नहीं, आप लोग देख लेना, है ना, क्योंकि ये अपडेट होती रहती हैं। तो ये तय हुआ कि अगर एक ही आदमी को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट की जिम्मेदारी दी जाती है एज ए गवर्नर, तो उसकी सैलरी वो होगी जो प्रेसिडेंट तय करे, ठीक है ना। उसकी सैलरी कितनी होगी? जो प्रेसिडेंट तय करे, ठीक है। और ये सैलरी उन सभी स्टेट्स में बराबर बराबर अनुपात में बटेगी। मान लो कोई गवर्नर हैं, जैसे उत्तराखंड के गवर्नर हैं, इन्हें यूपी की भी जिम्मेदारी दे दी जाए। अब प्रेसिडेंट कहें भाई इनको जो अब जो एनुअल सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 6 लाख रुपये। कितने लाख रुपए? 6 लाख रुपये मिलेगी, क्योंकि 2 राज्यों की जिम्मेदारी आ गई। तो भैया आधा उत्तराखंड देगा और आधा उत्तर प्रदेश देगा। मान लो इन्हें 3 राज्यों की जिम्मेदारी मिल जाए, वैसे अभी तक शायद ऐसा हुआ नहीं है कि एक ही व्यक्ति को 3 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई हो। तो मान लो हिमाचल की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो सैलरी होगी इनकी 9 लाख रुपया, तो अब सभी 3-3 लाख करके बांटेंगे। ओके, समझ साहब। अच्छा, एक चीज़ और आती है, जैसे प्रोटोकॉल में क्रम, प्रोटोकॉल में जैसे सबसे पहले किसका नंबर आता है? राष्ट्रपति। दूसरा नंबर किसका आता है? राष्ट्रपति के बाद कौन? प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद कौन? अच्छा, आपके सामने तो लिखा हुआ है सब, राष्ट्रपति। हाँ, नहीं देख रहे, हमें पता है। अच्छा, मोबाइल की स्क्रीन डार्क करो आप लोग सभी अपने मोबाइल की स्क्रीन डार्क करो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद बताओ हैं, और बोलो भाई। नंबर देखो, नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 प्रधानमंत्री। गवर्नर कहाँ? ना, चौथे नंबर पर गवर्नर अपने स्टेट में, चौथे नंबर पर गवर्नर। जैसे मान लो उत्तराखंड में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई राजकीय कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर राष्ट्रपति भी आए हैं, उपराष्ट्रपति भी आए हैं, प्रधानमंत्री भी आए हैं, ठीक है। तो नंबर 1 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 3 हो गए इनके प्रोटोकॉल। चौथे नंबर पर अब जो उत्तराखंड स्टेट के गवर्नर हैं उनका नंबर आएगा अपने राज्य में। अपने राज्य से अगर बाहर हैं तो काफ़ी नीचे जाएगा उनका नंबर, ठीक है ना। समझ गए भाई? क्लियर है? तवज्जुह, समझ गए। फिर 5वां नंबर, इसके बाद हाँ, एक्स प्रेसिडेंट। अच्छा, अगर मान लो ये सेमिनार दिल्ली में हो रहा है, ये बैठक दिल्ली में हो रही है, तो फिर अब किसका नाम आ जाएगा पहले? किसका नाम आ जाएगा पहले
भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, आपसे ही कह रहे थे, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखना अपने राज्य में या राज्य से बाहर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नंबर 4 अपने राज्य में राज्यपाल, और अगर वो अपने राज्य में नहीं है तो वहाँ नंबर 4 क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, एक्स प्रेसिडेंट बोल दो ना, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा 5A, 5 के बाद 5A उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। फिर छठे नंबर पर कौन है, नहीं छठे नंबर पर कौन है, बस आगे पता नहीं, आपको छुप जाओगा, ठीक है, किसी को नहीं पता, कोई बता सकता है छठे नंबर पर? छठे नंबर पर लोकसभा अध्यक्ष, हाँ सही बोल रहे हो आप, लोकसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन दोनों की रैंक एक समान है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कौन, लोकसभा अध्यक्ष। कितने नंबर पर, छठे नंबर पर, ठीक है। फिर 7 रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग हो गई, 20 मिनट की होगी, जल्दी बंद करते हैं इसको। 7वें नंबर पर कौन, 7वें नंबर पर कौन, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर। देखो एक साथ हैं, 7वें नंबर पर एक साथ हैं ये सेंट्रल, आप देख सकते हो अपने पेपर में भी, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेशनल डिफेंस एडवाइज़र, क्या कहते हैं सर, सिक्योरिटी एडवाइज़र, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और लीडर ऑफ अपोजिशन, और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर, इसी के साथ है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, और राज्यों के मुख्यमंत्री। इनका सबका कितना नंबर एक साथ, 7वां। छठा नंबर किसका, लोकसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। 7वें नंबर पर कौन कौन है, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, लोकसभा में नेता विपक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष, वहाँ पर लोकसभा में नेता विपक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इससे एक ये बात पता भी चलती है कि जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है उनका दर्जा क्या है, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर का, और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अगर वो अपने राज्य से बाहर हों तो उनका दर्जा क्या है, केंद्र के कैबिनेट मंत्री के समान। समझ गए आप। या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दर्जा क्या है, केंद्र के कैबिनेट मंत्री के समान। पूर्व प्रधानमंत्री का दर्जा क्या रह जाता है, केंद्र के कैबिनेट मंत्री के समान। तो जो सुविधाएं सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर को मिलेंगी वो सारी सुविधाएं इनको भी मिलेंगी, ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद फिर नंबर आता 7A, वो लोग जिन्हें भारत रत्न मिल चुका, क्या मिल चुका है, भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। 8वां नंबर, अब ये देखो आ गए राज्यपाल, अपने स्टेट से बाहर राज्यपाल जो है उनका नंबर है 8वां। यानी कि सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर जो है अपने, अगर राज्यपाल अपने स्टेट से बाहर हैं तो उनका नंबर सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर के बाद फिर भारत रत्न, उसके बाद जो आता है नंबर किसका आता है, गवर्नर का आता है 8वें नंबर पर। और अगर चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट से बाहर हैं, चीफ मिनिस्टर अगर अपने स्टेट से बाहर हैं तो उनका नंबर भी 8वां होगा, किसके साथ, गवर्नर के साथ। और इसी 8वें नंबर पर हैं एम्बेसडर, देसी राजदूत या विदेशी राजदूत, विदेशों के राजदूत हमारे यहाँ या हमारे देश के राजदूत जो भी हैं वो। तो इसका मतलब राज्य से बाहर राज्यपाल और CM, एम्बेसडर, इनकी रैंक कितनी हो गई, 8वीं। फिर 9वें नंबर पर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस। 9वें नंबर पर कौन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज। 10वें नंबर पर कौन आते हैं, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के उपाध्यक्ष, और केंद्र में जो राज्य मंत्री हैं वो। अगर मुझे लगता नहीं आप में से कोई अभी तक मेरे साथ होगा, लेकिन अगर आप में से कोई मेरे साथ अभी तक है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसी जानकारियाँ आपके साथ और लेता आऊँगा। थैंक यू।